हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेशन सिस्टम यानी कि हमारे पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आज का हमारा वीडियो होने वाला है। साथियों, पाचन तंत्र पूर्ण पढ़ने के पश्चात हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, तो कितना आपको समझ में आया ये सब बाद में पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो पाचन तंत्र होता क्या है? देखिए, भोजन के पाचन के लिए विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हमारे अंगों द्वारा होती हैं, जिसमें हमारी आहार नाल और प्रमुख पाचक ग्रंथियां हैं। इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे और ये सभी मिलकर एक तंत्र बनाती है, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र, पाचन के अंदर जो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं वह विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन कहते हैं। यानी कि जो जटिल पदार्थ जिन्हें हमारे शरीर अवशोषित नहीं कर पाता है, उसको सरल पदार्थों में तोड़कर इस प्रकार का बना दिया जाता है कि हमारा जो शरीर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसे ही पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। पाचन के अंदर भोजन को चबाने, निगलने, पचाने और अवशोषित करने के अलावा अधपचे और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के कार्य इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर हमारे आहार नाल होती है, जो कि पाचक नली, और कुछ सहायक अंग भी होते हैं। आहार नाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल, मुख से शुरू होती है और गुदा पे समाप्त होती है। देखिए, हमारे आहार नाल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे पाचक तंत्र। सबसे पहले पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग और ग्रंथियां हैं, तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो माउथ होता है, मुख होता है, वहां से शुरू होता है हमारी आहार नाल। फिर आती है फेरिंग्स, उसके बाद आती है ग्रास नली यानी कि इसोफेगस, फिर स्टोमच आता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और आखिरी एंड में रेक्टम यानी कि मलाशय। ये हमारा पाचन तंत्र का डायग्राम है। यहाँ जो माउथ है, ये जो इसोफेगस है ग्रसिका, और ये जो है हमारा आमाशय है, ये यहाँ अग्नाशय है जो कि मिश्रित ग्रंथि है, छोटी आंत है और ये नीचे गुदा है, और ये मलाशय है जहाँ मल इकट्ठा होता है, और ऊपर जो है वो है ग्रहणी, और इसके बाद है ये सबसे पहले छोटी आंत, फिर आती है बड़ी आंत। ये जो बड़ी बड़ी दिख रही है बड़ी आंत है। तो ये हमारा जो आहार नाल, ये लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, और मुख के अंदर लाल ग्रंथियां भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रंथियां। तो हमारी लाल ग्रंथियां होती है जो कि लार का स्त्रवण करती है। यकृत जो है ये बाइल जूस यानी कि पित्त रस बनाता है, और अग्नाशय रस का निर्माण करता है। ये सभी अंग मिलकर यानी कि मुख से लेकर गुदा तक ये आहार नाल हमारी है, और इसका मुख से शुरू होकर मल द्वार यानी कि जो हमारा रेक्टम है, एना से वहां तक, ये करीब 8 से 10 मीटर लंबी होती है, और इसे पोषण नाल या डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। आहार नाल में प्रमुख कार्य देखिए, आहार जो है उसको सरल करना यानी कि जटिल जो भोजन है उसको सिंपल करना, पचित आहार का अवशोषण करना, और अगला कार्य इसका मुख से मल द्वार तक भोजन को पहुंचाना। पाचन कार्य करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां और अन्य ग्रंथियां भी इसमें उपस्थित होती है, जो कि डाइजेस्टिव जूस बनाती है। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है विभिन्न रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन को सरल पदार्थ में तोड़ देता है, और इसमें कई सारे घटक होते हैं। जैसे हमारे भोजन के अंदर जटिल घटक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है और जल है। ये सभी पोषक तत्व हम शरीर के अंदर लेते हैं। ये आहार नाल की विभिन्न कोशिकाओं की मदद से अवशोषित किए जाते हैं, और मुख से जो है ये भोजन नली लंबी यात्रा, विभिन्न पेशियों के संकुचन, पेरिस्टोलिक मूवमेंट्स होता है, क्रमांकुचन गतियां होती है हमारे आहार नाल में, स्पिंक्टर्स होती है, विभिन्न पेशियां होती है, स्पिंक्टर होती है, अवरोधनी पेशियां होती है, और पचित भोजन तथा अवशिष्ट की गति को कंट्रोल करती हैं। तो इस प्रकार हमारे आहार नाल में भोजन गमन करता है, और विभिन्न जो पोषक तत्व है उनका डाइजेशन होता है। इसके पाचन के कार्य के अंदर जो विभिन्न ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, देखिए, जैसा कि आपको पता भी है कि जो हमारा मुख से लेके मल द्वार तक जो है ये हमारी आहार नाल है। सबसे पहले हम मुख की बात करें तो आहार नाल का सबसे आगे का जो भाग है वो मुख है। ये कटोरे नुमा होता है, और इसके नीचे तालू यानी कि जो है जीभ वो पाई जाती है। जीभ के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य मुख गुहा में होती है ये, और मांसपेशियों बनी गुलाबी रंग की होती है। चबाते समय से भोजन को इधर उधर और निगलने में मदद करती है। इसमें कुछ दानेदार उभार भी होते हैं, जो कि स्वादांकुर यानी कि स्वाद का पता यानी कि इसको टेस्ट बड भी कहते हैं।
और मीठा, कड़वा और नमकीन, कसेला, इन सभी स्वाद का अनुभव हमें कराती हैं। और जीभ हमें बोलने में भी सहायता करती है। और मुख से ही लार निकलता है और यह लार जो है भोजन को चिकना लसलसा बनाता है। मुख में मांसल होठों से गिरा मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायता, यानी कि दोनों होठ करते हैं। और एक जबड़े में 16-16 दांत, यानी कि टोटल हमारे 32 दांत होते हैं। इस प्रकार इस सांचे को मसूड़ा कहते हैं, यानी कि दांत की जो जबड़े के जो सांचा है उसको मसूड़ा कहते हैं। और इसमें दांत होते हैं हमारे गर्त दंती, यानी कि थीकोडोंट कहलाते हैं। मानव में 2 बार दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, इसके बाद 20 दांत दूध के दांत होते हैं। इसके बाद की जो है 20 + 12 यानी 32 दांत, यानी कि हमारे जो है अस्थायी दांत होते हैं दूध के, बाद में स्थायी दांत जो है 32 दांत आते हैं। तो देखिए दांत की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर, ये 4। और हमारा दंत सूत्र है 21-23/21-23 और इंटू 2 कर लो, तो यानी कि हमारे 16-16 दांत दोनों तरफ हो जाएंगे। सबसे पहले इंसाइजर दांत, ये सबसे आगे के दांत होते हैं, कुतरने और काटने का काम करते हैं, 6 माह की उम्र में निकलते हैं। दूसरे हैं केनाइन, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। और प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं, मांसाहारी पशुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। प्रीमोलर की हम बात करें तो ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। 10 से 11 की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अग्र चर्वणक की हम बात करें, यानी कि जो मोलर्स होते हैं, ये भी भोजन को चबाते हैं और 6 पाए जाते हैं ऊपर नीचे के जबड़ों में, 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। तो यानी कि हमारा दंत सूत्र ये महत्वपूर्ण है। और हमारा जो है थीकोडोंट होता है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए हमारी जो फेरिंग्स है इसके प्रमुख कार्य। हमारी जो फेरिंग्स है, मुख, गुहा, जीवा, तालु के पिछले भाग में कठोरी सी जो सेक ऑफ फ्लास शेप्ड की ग्रसनी होती है, यहाँ जुड़ी रहती है। ग्रसनी से भोजन आहार नाल यानी ग्रास नाल और वायु श्वास नाल में जाती। देखिए यहाँ 2 नालें होती है, एक तो श्वास नाल होती है और एक ग्रास नाल होती है। तो ये जो है ये कॉमन पथ है ग्रसनी, यानी कि श्वास नाल और आहार जो हमारा ग्रास नाल है, दोनों के ऊपर का पार्ट है। ग्रसनी इसकी निश्चित संरचना है और ये भोजन को किसी भी सूरत में श्वास नाल में भोजन, यानी कि जो भोजन है वो किस में प्रवेश करे, केवल भोजन नाल में ही प्रवेश करे, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्रसनी के नीचे की तरफ अग्रभाग में श्वास नाल, पृष्ठ भाग में यानी कि आगे श्वास नली होती है, आगे की तरफ श्वास नली होती है, जो पीछे की तरफ होती है इसमें ग्रास नाल। तो जो भोजन है ग्रास नाल में प्रवेश करता है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, तो इसके भी 3 पार्ट हैं। अब ग्रास नली ईसोफेगस की हम बात करें तो देखिए ये जो ईसोफेगस है, ये ग्रसनी के बाद की जो है, ये जो है हमारे मुंह को आहार नाल के जो महत्वपूर्ण पार्ट है आमाशय, उसको उससे कनेक्ट करती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी के निचला वाला भाग है ग्रीवा वक्षस्थल से होकर ये मध्य पर डायफ्रेगम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है और इसका मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां भी जो कि श्लेष्मा का स्त्रवण करती है और यहीं पे ग्रास नली में जो भोजन जो भित्तियां होती है, भोजन को एक प्रकार की क्रमांकुंचन गति, पेरिस्टेल्सिस जो मूवमेंट होता है भोजन का, तो ये भी कई बार क्वेश्चंस में आता है कि किस प्रकार का मूवमेंट होता है और जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है, यानी कि आमाशय तक भोजन क्रमांकुंचन गति के द्वारा ही पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर एक पतला फ्लैप होता है जिसको घाटी या ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। तो एपिग्लोटिस को हमारे आहार नाल का ट्रैफिक पुलिस भी कहा गया है, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि भोजन श्वास नली में प्रवेश न करे। भोजन निकलने के दौरान ये पल्ला बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एपिग्लोटिस के कार्य हैं। आमाशय देखिए बहुत महत्वपूर्ण संरचना है आमाशय, जो कि हमारे पेट भी कहते हैं इसको हम। ये ग्रास नली के आगे का भाग आमाशय जेड शेप का होता है और एब्डोमिनल कैविटी में होता है और बाएं हिस्से तथा मध्य पट के नीचे स्थित होता है।
लचीला अंग है, 1 से 3 लीटर तक आहार ग्रहण कर सकता है। इसके फंडिक भाग है, पाइलोरिक भाग है, और ये जो ऊपर ग्रेसिका वाला भाग है, यहाँ 2 जगह अवरोधनी होती है, यानी कि ये अवरोधनी भोजन को ऊपर की तरफ जाने से रोकती है और ये इधर छोटी आंत में आने से रोकती है। कार्डियक भाग है, यह बायां बड़ा भाग है, जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है, यानी कि ये वाला जो भाग है ये कार्डियक है, इसको कार्डियक भाग कहते हैं। ठीक है। अगला जठर निर्गमी या दाहिना छोटा भाग है, जहां से आमाशय छोटी आंत, ये वाला जो भाग है ये जठर निर्गमी है। और फंडिक जो भाग है ये नीचे वाला, यह दोनों भागों के बीच में, यानी ये वाला जो भाग है फंडिक भाग कहलाता है। तो 3 पार्ट है इसके, कार्डियक और फंडिक और जठर निर्गमी। आमाशय में 2 अवरोधनी होती है, अभी मैंने जस्ट बताया, अवरोधनियां रोकती है इसको, स्फिंक्टर भी कहते हैं इनको। दोनों जो है एपेशिया आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती है, यानी कि अंदर लाती है। ग्रास नलिका अवरोधनी, तो सबसे पहले हम लोअर स्पॉन्जियस स्फिंक्टर, यह ग्रसिका और आमाशय को विभाजित करती हैं और आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती हैं। यानी कि कई बार ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ ये वाली ये स्फिंक्टर होता है, यानी कि ये एसिडिक भोजन को ऊपर जाने से रोकता है, मुख की तरफ जाने से। और जठर निर्गमी यानी कि जो नीचे वाली छोटी आंत में जाने से रोकती है, ये इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। या आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है और आमाशय से छोटी आंत में भोजन के निकास को कंट्रोल करती है। तो ये 2 प्रकार की अवरोधनियां होती है, स्फिंक्टर होती है। अब हम छोटी आंत की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यही कंप्लीट डाइजेशन होता है, सबसे लंबी संरचना भी यही है। तो छोटी आंत जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि आमाशय के जठर निर्गमी यानी कि पाइलोरिक जो भाग है वहां से शुरू होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होता है। इसकी औसत लंबाई लगभग 7 मीटर होती है और इस अंग के द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। इसके 3 पार्ट हैं, एक तो है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले हम ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, फिर हम पढ़ेंगे जेजुनम, फिर इलियम के बारे में। तो आमाशय से जुड़ा हुआ है तो पतला, आमाशय से जुड़ा है सबसे छोटा पतला भाग है, छोटा भाग है, और यहाँ पे रासायनिक क्रिया होती है, एंजाइम्स होते हैं, और ये यहाँ पे डाइजेशन होता है। सबसे फिर बाद में आता है अग्र क्षुद्रांत यानी क्षुद्रांत का आगे वाला भाग, ये भी छोटी आंत का मध्य भाग है। और यहाँ ग्रहणी से पचित आहार रस यानी कि जो आहार रस है यानी कि डाइजेस्टिव जूस से अवशोषित किया जाता है। और मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिका यानी कि आंतरिक कोशिका एंटेरोसाइट है ना, वो भी करती है, यहाँ पे उत्सर्जित करती है आंतरिक रस। और सबसे नीचे वाला जो है इलियम यानी क्षुद्रांत, ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है जो कि बड़ी आंत में खुलता है और उन पोषक तत्व विशेष करके जो बाइल साल्ट हैं, विटामिन हैं, उन सभी का अवशोषण करता है। अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाए, जो कि आगे अवशोषित न हो पाए उनको अवशोषित करता है। ग्रहणी को छोड़कर शेष छोटी आंत के भीतरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे अंगुली जैसे आकार के रसांकुर यानी कि विली होती है। ये विली क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं, पचित भोजन को, और उसको ब्लड वेसल्स में मिला देते हैं, रक्त वाहिकाओं में। रसांकुर यानी कि अवशोषण का एरिया बढ़ा देते हैं, विलीज, जिनको अंगुली नुमा प्रवर्ध भी कहते हैं, रसांकुर भी कहते हैं। इसके बाद आता है बड़ी आंत। तो क्षुद्रांत के आगे की जो आंत है वो है बड़ी आंत, जो कुछ विशेष जीवाणु उसमें पाए जाते हैं। छोटी आंत में जो शेष अपचित भोजन है, फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे, सरलीकृत कर पाचक। यहाँ पे बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, जल व खनिज का अवशोषण करना, यानी कि जल का अवशोषण करती है। साथ ही साथ खनिज यानी कि जो खनिज जो रह गए यहाँ पे साल्ट वगैरह, उनका भी अवशोषण करती है। ये बड़ी आंत साल्ट का अवशोषण करती है। और अपचित भोजन यहाँ से फिर मल द्वार की ओर आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके भी 3 पार्ट है। सीकम, सबसे पहले सीकम आता है, उसके बाद है रेक्टम है, इसके 3 पार्ट है, सीकम और कोलन और रेक्टम। देखिए इसके सबसे पहले सीकम की बात कर लेते हैं। यह क्षुद्रांत का सबसे आगे वाला पार्ट है। पचित आहार का अवशोषण होने के बाद जो शेष अपशिष्ट जो है यहाँ आता है, और इसका प्रथम जो भाग है क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ रहता है, और इसमें 4 से 5 इंच लंबी नली का आकार का अंग निकला रहता है। इसके नीचे क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं वर्मीफोर अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स एक नली जैसी स्ट्रक्चर यहाँ से निकली रहती है।
4 से 5 सेंटीमीटर। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि अपेंडिक्स कहाँ होती है, तो ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत की जो पॉइंट है वहाँ पे ये होती है। इसको क्रमी रूप परिशेषिका भी कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। कई बार ये नली बढ़ जाती है तो पेट दर्द होता है, फिर इसका ऑपरेशन होता है। इसके बाद आता है कोलन। यह आहार नाल में जो है बड़ी आंत का आगे का भाग या अद्रांत से आगे का है, इसको बृहदांत्र भी कहते हैं। उल्टे यू आकार की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, करीब 1.3 मीटर लंबी होती है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। आरोही वृद्धांत इसकी करीब 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, अनुप्रस्थ जो कि 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, अवरोही वृद्धांत 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और सिग्माकार वृद्धांत जो कि 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। मलाशय की बात करें यानी रेक्टम की, जहां मल इकट्ठा होता है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है, यह करीब 20 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाला भाग को गुदा नाल यानी कि एनल केनाल कहते हैं। गुदा नाल मल द्वार के रास्ते बाहर खुलता है, मल द्वार पर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। देखिए आखिरी पॉइंट आ गया हमारा मल द्वार। गुदा नाल के 2 संवरणी बही और अंत आवरण स्फिंक्टर्स होते हैं। यहाँ पे पचित आहार के अवशोषण के पश्चात शेष जो अपशिष्ट पदार्थ है यहाँ से बाहर संवरणी पेशियों के कंट्रोल के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये आंत्र की जो अनुप्रस्थ टीएस काट का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पाचक ग्रंथियां। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं, जो कि हमारी लार ग्रंथियां हैं, लीवर हैं, पेनक्रियास हैं, उनकी बात करते हैं। तो लार ग्रंथियां हैं, लीवर हैं, लीवर हैं और पेनक्रियास है, ये 3 ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां जो हमारे मुख के अंदर लार उत्पन्न करती हैं और चिपचिपे श्लेष्मा पदार्थ हैं, ये भोजन को गीला करता है, लुब्रिकेंट्स बनाता है और इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है, स्टार्च को पचाता है, जो कि एमाइलोज एंजाइम है। और भोजन यहाँ पे दांत वगैरह हैं, भोजन को पीसते हैं, मुंह गुहिका जीभ की सफाई करते हैं। और लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, एक होती है पेरोटिड, दूसरी होती है सबमेंडिबुलर और तीसरी होती है सबलिंगुअल। तो पेरोटिड ये भी तरल पदार्थ छोड़ती है यानी कि गालों में होती है। अधो जीभ यानी कि जीभ के नीचे होती है, इसको बोलते हैं सबमेंडिबुलर, ये भी लार का स्त्रावन करती है। और सबलिंगुअल जीभ के नीचे, ये जीवा के नीचे पाई जाती है और ये तीनों ही है लार का स्त्रावन करती है। पहले है पेरोटिड, फिर है सबमेंडिबुलर और है सबलिंगुअल। मेंडिबुलर यानी कि जबड़े के नीचे और सबलिंगुअल यानी कि हमारे दांत, हमारी जीभ के यानी टंग के नीचे वाले पार्ट में। अब हम बात करते हैं पेनक्रियास। तो ये मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन्स, इसके बाद ग्लूकेगोन हार्मोन भी छोड़ती है और बहिस्राव के रूप में ये अग्नाशयी रस भी छोड़ती है। देखिए हार्मोन छोड़ने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और जो तरल पदार्थ छोड़ती है, रस छोड़ती है, उसको बहिस्रावी ग्रंथि होती है। और जो हार्मोन छोड़ती है उनको डक्टलेस यानी कि उनके नलियां नहीं होती है। तो ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही है, क्योंकि ये अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन छोड़ती है इंसुलिन और ग्लूकेगोन, जबकि बहिस्रावी के रूप में ये अग्नाशयी रस का स्त्रावन करती है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी, तिल्ली से घिरी होती है। तिल्ली यानी कि स्प्लीन से, तिल्ली बोले तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा से घिरी होती है। यह 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की होती है और इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम, जो कि सारणी में आपको दिखाएंगे, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पचाने में मदद करते हैं। इंसुलिन, ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम्स भी होता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन पे कार्य करता है, ये रिलीज होता है यहाँ से अग्नाशय से, पेनक्रियास से। पैंक्रियाटिक जूस भी छोड़ती है। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लीवर, और इसको यकृत या जिगर भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग पाचक ग्रंथि है, मध्य पट के नीचे त्रिकोणाकार होती है, लगभग इसका भार 1.5 kg होता है, इसलिए सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। आमाशय के दाहिनी ओर स्थित होती है, इसका रंग लाल भूरा होता है और इसका वजन दाईं ओर होता है। अधिकतम वजन सामने से देखने पर दाईं और बाईं 2 पालियां इसकी नजर आती है और अग्र सतह के तल की ओर देखने पर 2 अतिरिक्त पालियां दिखाई देती है। करीब इसमें छोटी छोटी लगभग 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय संरचना और इसकी क्रियात्मक इकाई है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो इकाई है जिसे कहते हैं लीवर लोब्यूल्स, यानी कि लीवर लोब्यूल्स छोटी छोटी इकाइयां हैं, यही पाचक रस का स्त्रावन करती है, यानी कि बाइल जूस को स्रावित करती है।
ये ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है और पित्त वाहिनी यानी कि हिपेटिक डक्ट के द्वारा, पित्त वाहिकी यानी कि बाइल डक्ट के द्वारा यह जो पित्त है ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय से ये कहाँ चला जाता है, यहाँ इसका भंडारण होता है। इसके बाद इसको छोटी आंत तक पहुंचा दिया जाता है हिपेटिक डक्ट के द्वारा। यहाँ से पित्ताशय यानी कि ये पित्त जो है ग्रसनी में चला जाता है, ग्रसनी यानी गृहिणी में चला जाएगा ये यानी कि हमारी छोटी आंत तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे बाइल जूस बनता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ कलेक्ट होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमारे गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा भोजन का डाइजेशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भोजन के पाचन की क्रिया यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों तरह से होती हैं। फिजिकल जैसे भोजन को चबाना, तो ये सभी प्रोसेस होती है इसमें। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंग और ग्रंथियां होती है जो कि भोजन को सरलीकृत कर देती है, और एंजाइम्स भी होते हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एमाइलोज जो कि लार के अंदर होता है, माल्टेज है, सुक्रेज है, ये होते हैं। प्रोटीन को ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और पेप्सिन ये प्रोटीन पे काम करते हैं। वसा पे लाइपेज एंजाइम कार्य करता है। न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लिएजेज ये प्रमुख एंजाइम्स हैं। भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का प्रमुख कार्य मुख गुहा में होता है, और लार का श्लेष्मा भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकाने में मदद करता है। भोजन अब बोलस के रूप में यानी कि जो भोजन है बोलस बन जाता है, और बोलस पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा आगे मूवमेंट करता है ग्रसनी से ग्रसिका और फिर आमाशय तक पहुंचता है। वहां से ये जठर ग्रसिका अवरोधनी कंट्रोल करती है इसको, और इसके अंदर लार में जो एंजाइम्स होते हैं वो मुख गुहा के अंदर इसको स्टार्च है उसको बचाते हैं और माल्टोज में बदल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे भोजन जैसे आगे चला जाता है, अब आमाशय तक भोजन पहुंच जाता है। यहाँ करीब 30% स्टार्च जो माल्टोज में बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट। इसके आमाशय के जो है स्त्राव म्यूकस स्त्रावित होता है, प्रोएंजाइम्स होते हैं, पेप्सिनोजन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होता है। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका को स्त्रावित करता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन और HCl द्वारा अम्ल तैयार किए जाते हैं। अम्लीय वातावरण में ये एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो आमाशय से, जो कि प्रोटीन पे कार्य करेगा। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारे आमाशय से। तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। और नवजात शिशुओं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन, देखिए यहाँ पर रेनिन एंजाइम्स भी होता है जो कि दुग्ध के जो प्रोटीन है बच्चों के अंदर उसको पचाने में हेल्प करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्जेंटिक कोशिका, हमारे जो आमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक कोशिका है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करती है, और इसी के कारण जो हमारा पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाता है और आमाशय का जो माध्यम है वो एसिडिक हो जाता है। अब जो भोजन है जो कायम बन जाता है, यानी कि अब जो भोजन है बोलस से क्या बन जाएगा, कायम हो जाएगा, कायम बन जाता है, क्योंकि एसिडिक वातावरण मिल जाता है इसको, मीडिया मिल जाता है। और आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक पाचन गृहिणी में संपन्न होता है, या गृहिणी में सबसे ज्यादा पाचन होता है, ये आप याद रखना आपको। विभिन्न नलिकाओं में अग्नाशय रस, पित्त लवण, आंत्र रस छोड़े जाते हैं, और ये सभी एंजाइम भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। और आंत में जो कायम जो है उसमें प्रोटीन है, प्रोटीएजेज है, पेप्टोन है, आंशिक अपघटन होता है। प्रोटीन पर अग्नाशय रस के प्रोटीन एंजाइम इस पर कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे प्रोटीन, प्रोटीएज, पोस्टोन, ये डाइपेप्टाइड में तोड़ते हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। इसके बाद जो कायम के बाद कार्बोहाइड्रेट अग्नाशय एमाइलेज डाइसेकेराइड में इसको, पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च है ये डाइसेकेराइड में टूटता है, इसको डाइसेकेराइड में एमाइलोज एंजाइम तोड़ता है। ये एमाइलोज एंजाइम कहाँ इस तरह होता है, लार से। वसा के ऊपर लाइपेज एंजाइम कार्य करता है, ये डाइसेकेराइड में टूटेगा पहले, फिर मोनोग्लिसराइड में टूटेगा। यानी कि जो वसा है यानी फैट जो है वो फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। अग्नाशयी रस में न्यूक्लियस और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में इसको पचित कर देते हैं। न्यूक्लिक जो अम्ल है वो फाइनली न्यूक्लियोसाइड में टूट जाता है, पहले न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा। और आंत्र रस में एंजाइम उपस्थित होते हैं, और अंतिम उत्पाद में जो पचित होता है भोजन, वो जो सरल भोजन है वो अंतिम रूप से अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पे डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड में टूटेगा यहाँ पे,
यानी कि जो प्रोटीन है पहले डाइपेप्टाइड में टूटेगा, फिर एमिनो एसिड में इसके डाइपेप्टाइडेज एंजाइम कार्य करेगा। माल्टोज जो है इसके ऊपर माल्टेज एंजाइम इसको फाइनली ग्लूकोज में तोड़ देता है। और लैक्टोज जो कि एक प्रकार का शुगर है, इसको एक पर लैक्टेज एंजाइम करेगा, ये भी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ेगा। ये जो है ये जो तीनों है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद सुक्रोज है, इसके ऊपर सुक्रेज, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फिर शर्करा और क्षारक में टूटेगा। और डाई और मोनोग्लिसराइड इस पे लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज है वसा पे कार्य करेगा, यानी कि ये वसा पे कार्य हो रहा है। फाइनली जो वसा है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाती है, यानी कि सबसे सरल पदार्थ वसी अम्ल और ग्लिसरॉल है। देखिए अब पित्त जो है उसका क्या काम है, पित्त क्या करता है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी ग्लोबुल्स में तोड़ देता है। अब इसके ऊपर ट्रिप्सिन एंजाइम आसानी से कार्य कर सकता है, जो कि अग्नाशय द्वारा रिलीज होता है, वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ लाइपेज एंजाइम्स को भी सक्रिय करता है। देखिए लाइपेज एंजाइम क्या कार्य करता है, वसा को तोड़ता है। किसके अंदर, लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ता है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। ट्रिप्सिन और पेप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन पे काम करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन पे काम करेंगे। और ट्रिप्सिन रिलीज होगा छोटी आंत में और किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा, जबकि पेप्सिन जो है वो आमाशय में रिलीज होता है और रेनिन भी आमाशय में रिलीज होता है। लेकिन रेनिन जो है बच्चों के अंदर दूध को पचाता है। ग्रहणी में सर्जिकल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत वाले भाग में अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से ब्लड में मिला दिया जाता है और अपचित भोजन है बड़ी आंत तक पहुंचा दिया जाता है। वहां बड़ी आंत में जल और लवण का अवशोषण हो जाता है और अब अपचित भोजन जो है वो मलाशय और मलाशय के द्वारा मल द्वार से इसको मल के रूप में शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। ये यहाँ पे लाल ग्रंथियां हैं, महत्वपूर्ण लाल ग्रंथियां। टाइलिन एंजाइम्स होता है लार के अंदर, जो कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। आमाशय के अंदर पेप्सिन और रेनिन, ये सब मैंने पहले बता दिया आपको, ये आमाशय के अंदर होता है। पेप्सिन प्रोटीन पे कार्य करेगा, रेनिन भी प्रोटीन पे। अग्नाशय के अंदर जो है यहाँ पे एमाइलोज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइड, ये सब छोटी आंत के अंदर, सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। फिर आंतरी रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज सारे एंजाइम्स होते हैं। और लीवर पित्त लवण और पित्त रस का निर्माण करता है और वसी अम्ल में इसको तोड़ेगा, ये छोटी आंत में होता है।